द्वितीय प्रथम वर्ष का पेपर 2 की तीसरी इकाई, जो कि जाति तथा वर्ग, उसके अर्थ, विशेषताएं और बदलते प्रतिमान, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। भारत में जाति, वर्ग और वर्ण, ये 3 प्रकार के जो स्तरीकरण हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसमें जाति और वर्ण में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता कि कहाँ जाति ख़त्म होती है, कहाँ वर्ण शुरू होता है, और वर्ण की क्या परिभाषा है, जाति की क्या परिभाषा है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से अलग है, इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि जाति व्यवस्था क्या है। भारतीय जाति प्रथा अपनी तरह की एक विचित्र और रोचक संस्था है। धर्म की सीमा के बाहर हिंदुओं का जो कुछ भी अपनापन है, उनकी अनोखी अभिव्यक्ति ये जाति प्रथा है। वास्तव में ये संस्था हिंदू जीवन को दूसरों से इतना पृथक कर देती है कि सैकड़ों भारतीय और विदेशी विद्वानों का ध्यान इस संस्था पर आकर्षित हुआ है। निश्चित अर्थ में भारतीय जाति प्रथा का आगार है, और यहाँ शायद ही कोई सामाजिक समूह ऐसा हो जो इसके प्रभाव से अपने को मुक्त रख सका हो। मुसलमान और ईसाई तक भी इसके पंजे में फंस चुके हैं, चाहे उनका स्वरूप ठीक वैसा न हो जैसा हिंदुओं में है। दूसरी बात ये भी है कि प्रारंभ में जाति प्रथा इतनी जटिल नहीं थी जितनी कि बाद में हुई। समय से परिवर्तन के साथ इसका स्वरूप भी परिवर्तित होता गया, और अंत में ये न केवल जटिल बल्कि विचित्र भी हो गई। आज भारत में लगभग 3000 जातियाँ और उपजातियाँ हैं, और उनके अध्ययन के लिए, जैसा कि हटन का मानना है, विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता है। यही कारण है कि असंख्य विद्वानों ने इस जाति प्रथा के संबंध में अनेक गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इन विद्वानों में इतिहासकारों का उल्लेख सर्वप्रथम किया जा सकता है, जिन्होंने जाति प्रथा को ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जोड़कर विभिन्न युगों में इनमें होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। इतना ही नहीं, इंडोलॉजिस्ट्स यानी कि भारत शास्त्रियों ने व्याख्यात्मक रूप से जाति प्रथा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। भारतीय जनगणना आयुक्त अंग्रेज मिशनरियों तक ने भारतीय जाति प्रथा को अछूता नहीं रखा, और अपने अपने दृष्टिकोण से जाति प्रथा की विचित्रता और महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इसके अध्ययन का और विश्लेषण तथा निरूपण में अनेक त्रुटियां हैं, और इन त्रुटियों को दूर करने का उत्तरदायित्व स्वभावतः समाजशास्त्रियों पर, सामाजिक वैज्ञानिकों पर आ जाता है। फलतः अनेक समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जाति प्रथा को समझने और समझाने का प्रयास किया है। इनमें निम्नलिखित परिभाषाएं और उनकी आलोचना और समालोचना सम्मिलित है, जिसको आप समझ के भली भांति समझ पाएंगे कि जाति व्यवस्था क्या है। पहले तो हम समझें कि जाति का शाब्दिक अर्थ क्या है। जाति शब्द कास्ट जो है, ये पुर्तगाली शब्द कास्टा से बनी हुई है, जिसका अर्थ प्रजाति, जन्म या भेद होता है। इस अर्थ में जाति प्रथा प्रजातीय या जन्मगत भेद के आधार पर एक व्यवस्था है। परंतु जैसा आगे चलकर हमें स्पष्ट होगा, भारतीय जाति प्रथा इस आधार पर नहीं समझी जा सकती। रॉबर्ट बियरस्टेड ने जाति प्रथा की एक सामान्य परिभाषा देते हुए लिखा है कि जब वर्ग प्रथा का ढांचा एक या अधिक विषयों पर पूर्णतः बंद होता है, तब उसे जाति प्रथा कहते हैं। आपने पूर्णतया बंद वाक्यांश यानी कि क्लोज्ड सिस्टम को स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है कि पूर्णतया खुली वर्ग व्यवस्था या पूर्णतः बंद जाति प्रथा, ये 2 संपूर्ण विपरीत किनारों पर हैं, और ये संदेह युक्त है कि किसी भी समाज में इस प्रकार की उग्र रूप पाई जाती है। समस्त वास्तविक समाज में सामाजिक गतिशीलता के संबंध में कुछ प्रतिबंध अवश्य ही होते हैं, चाहे वो कितने भी उदार क्यों ना हो।
इसी प्रकार प्रत्येक वास्तविक समाज में कुछ सामाजिक गतिशीलता भी होती है, चाहे वो कितने भी उसे प्रोत्साहित न करें। सब हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है जिनका कि एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से एक सामान्य वंश परंपरा या उत्पत्ति का दावा करते हैं। एक ही परंपरात्मक व्यवसाय को करने का पर बल देते हैं और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं, जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य हैं। इस परिभाषा की जो आलोचना बहुत लोगों ने करी है। हटन के अनुसार रिजले की उपरोक्त परिभाषा में सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें जाति और गोत्र की धारणाओं को मिलाकर भ्रम पैदा कर दिया है। काल्पनिक पूर्वज की वंश परंपरा का उत्पत्ति का दावा गोत्र के लोग मानते हैं, न कि जाति के लोग। जाति का कोई काल्पनिक सामान्य पूर्वज नहीं होता। यहाँ तक कि विभिन्न भाषाभाषी प्रदेशों में ब्राह्मण एक दूसरे से अलग होते हैं। जहाँ तक ब्रह्मा से उत्पत्ति की बात है तो ये माना जाता है कि विभिन्न जातियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हुई है। इस दृष्टिकोण को भी जातियां विभिन्न काल्पनिक पुरुषों या देवताओं को अपना पूर्वज नहीं मानती हैं। इस संदर्भ में इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि कायस्थ तथा अन्य कुछ जातियां विभिन्न काल्पनिक पूर्वजों से अपनी उत्पत्ति का दावा अवश्य करती हैं, परंतु कुछ जातियों के इस दावे को सभी जातियों पर सामान्य रूप से लागू करके ये सामान्य निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। दूसरी आलोचना इस परिभाषा की है कि भारतीय जाति प्रथा की ये अधूरी परिभाषा है, क्योंकि इसमें जाति के अनेक आवश्यक पक्षों की अवहेलना की गई है। इस परिभाषा को देखने से ऐसा लगता है कि जाति प्रथा के दो आवश्यक अंग हैं। प्रथम तो यह कि जाति परिवारों का एक संकलन है जो कि एक काल्पनिक पुरुष या देवता से उत्पत्ति का दावा करते हैं, और दूसरा कि प्रत्येक जाति का एक वंश परंपरागत पेशा होता है। यह कहना आवश्यक है कि केवल दो तत्वों या विशेषताओं के आधार पर जाति प्रथा का संपूर्ण विश्लेषण संभव नहीं है। इन दो तत्वों से अधिक जाति प्रथा के संरचनात्मक पहलू या स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को समझा जा सकता है और संस्थात्मक या इंस्टीट्यूशनल या प्रकार्यात्मक या फंक्शनल एस्पेक्ट्स पर प्रकाश नहीं पड़ता। इस दृष्टिकोण से ये परिभाषा अधूरी और त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जाति प्रथा का संस्थात्मक या प्रकार्यात्मक पक्ष उसके संरचनात्मक पक्ष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि रिजली की परिभाषा में उन्होंने एक जाति को केवल उन व्यक्तियों की राय में एक सजातीय समुदाय माना है जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य है। रिजले का ये कथन अस्पष्ट और अवैज्ञानिक है। जाति को मान्यता देने वाले कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की कल्पना वास्तव में काल्पनिक ही है, क्योंकि इस प्रकार से किसी विशिष्ट समूह का अस्तित्व न तो है और ना ही हो सकता है। साथ ही साथ रिजले की परिभाषा से ये भी पता नहीं चलता कि मत या राय व्यक्त करने के योग्य कौन से व्यक्ति हैं और उनकी राय व्यक्त करने की योग्यता किन बातों पर निर्भर करती है। इसलिए वैज्ञानिक परिभाषा के रूप में रिजले की परिभाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। रिजले ने जाति की एक समुदाय के रूप में कल्पना की है, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ये त्रुटिपूर्ण है। समुदाय सामान्य मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक निश्चित भूभाग में व्यक्तियों का एक समूह है जो सामुदायिक भावना और कुछ सामान्य नियमों पर आधारित या संगठित हो। अतः स्पष्ट है कि समुदाय का एक प्रमुख आधार निश्चित भूभाग है, परंतु जाति इस शर्त को पूरा नहीं करती है। एक ही जाति के लोग देश या दुनिया में विभिन्न भागों में बिखरे रहते हैं, उसका कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। इसके अतिरिक्त जाति के लोगों में एक सामुदायिक भावना का भी अभाव होता है, जो कि एक समुदाय के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। जाति प्रथा का आधार ही ऊंच नीच की भावना है।
जिसके कारण एक ही जाति में अनेक विभाजन और उपविभाजन मिलते हैं। इसी संदर्भ में ब्लंट ने कहा है कि एक जाति एक अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाही समूहों का संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम है, जिसकी सदस्यता वंशानुगत है, जो अपने सदस्यों पर सामाजिक सहवास के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाती है। इस एक सामान्य परंपरागत पेशे को करती हैं या एक सामान्य उत्पत्ति का दावा करती हैं और सामान्यतः एक समरूप समुदाय को बनाने वाली समझी जाती है। इसकी भी समालोचना ब्लंट की करी जा सकती है, क्योंकि ये रिजले की परिभाषा के अनुरूप ही इन्होंने अपनी परिभाषा दी है। ब्लंट ने भी यही गलती की है कि उनके अनुसार जाति एक सामान्य उत्पत्ति का दावा करती है। अधिकतर जातियां सामान्य उत्पत्ति का दावा नहीं करती हैं, ये दावा केवल गोत्र ही करते हैं। रिजले की भांति ब्लंट ने भी जाति को एक समरूप समुदाय के रूप में कल्पित करने की गलती की है। ये कल्पना के पहले भी हम बता चुके हैं, अवैज्ञानिक और त्रुटिपूर्ण है। इन त्रुटियों से के होते हुए भी ब्लंट की परिभाषा में जाति प्रथा के न केवल संरचनात्मक पक्ष का स्पष्टीकरण होता है, बल्कि संस्थात्मक पक्ष के संबंध में भी कुछ ज्ञान संभव है। उदाहरणार्थ ब्लंट ने अपनी परिभाषा में ये उल्लेख किया है कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है। वास्तव में अंतर्विवाह का नियम जाति प्रथा की एक प्रमुख विशेषता है। साथ ही साथ उपरोक्त परिभाषा में ये भी स्पष्ट किया गया है कि जाति अपने सदस्यों पर सामाजिक सहवास के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाती है। इस प्रकार के प्रतिबंधों में, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, खान पान के प्रतिबंध होते हैं जो विशेष प्रकार से उल्लेखनीय है। साथ ही साथ ब्लंट की परिभाषा में ये भी स्पष्ट है कि जाति की सदस्यता वंशानुगत या जन्म पर आधारित है। वास्तव में ये भी जाति व्यवस्था की एक उल्लेखनीय विशेषता है। केतकर ने अपनी परिभाषा में कहा है कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं। जाति की सदस्यता उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो कि इस जाति विशेष के सदस्यों से ही पैदा हुए हैं, और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्ति जाति में आते हैं। और दूसरी विशेषता, जिसके सदस्य एक अविच्छिन्न सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं, एक्सोगेमी पे रोक। इस केतकर की जो परिभाषा है उसकी समालोचना करते हुए हम देख सकते हैं कि ये परिभाषा वास्तव में जाति व्यवस्था की एक अति सीमित परिभाषा है, क्योंकि इसमें केवल जाति प्रथा की दो विशेषताओं का स्पष्टीकरण होता है। केतकर की परिभाषा से ये पता चलता है कि जाति के सदस्यों से पैदा हुए व्यक्ति ही जाति के सदस्य हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा होगा ही इसमें निश्चितता नहीं है। केतकर की परिभाषा जाति के आदर्शात्मक पहलू पर जोर देती है, न कि व्यवहारात्मक पक्ष पर। जाति प्रथा में एक ऊंच नीच का संस्तरण पाया जाता है। केतकर की उपरोक्त परिभाषा में इनमें से कोई भी विशेषता का आभास नहीं होता है। दूसरी बात कि केतकर की परिभाषा जाति व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाने वाले खान पान संबंधी इस प्रतिबंधों का कुछ भी उल्लेख नहीं करती है, न ही जाति के सांस्कृतिक पहलुओं का कोई स्पष्ट आभास होता है। यही केतकर की परिभाषा की प्रमुख दुर्बलता है। बूगले ने जाति प्रणाली के विश्लेषण के आधार पर ड्यूमोंट और पोकॉक ने जाति प्रणाली की परिभाषा इस प्रकार की है कि एक समाज जाति प्रणाली से प्रभावित है यदि यह समाज परस्पर विरोधी अनेक समूहों में बटा हुआ है जो वंशानुगत रूप से विशेषीकृत हैं और संस्तरण के आधार पर श्रेणीबद्ध हैं। यदि सिद्धांततः प्रणाली न नए सदस्यों को स्वीकार करती है और न ही रक्त सम्मिश्रण तथा पेशे में परिवर्तन ही हो। इस परिभाषा में जाति प्रथा के तीन प्रमुख तत्वों की ओर संकेत किया गया है,
पहला कि जाति प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति एक दूसरे की विरोधी होती है और उसी आधार पर अलग अलग समूहों में बंट जाती है। दूसरा कि संपूर्ण जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है और उसी आधार पर प्रत्येक जाति में पेशा, रक्त, विवाह आदि में विशेषीकरण देखने को मिलता है और इसी विशेषीकरण के आधार पर प्रत्येक जाति और भी स्पष्टतः एक दूसरे से पृथक हो जाती है। तीसरी बात, प्रत्येक जाति को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं जिनके आधार पर विभिन्न जातियों में एक ऊंच नीच का संस्तरण होता है। क्योंकि ब्राह्मण को सबसे अधिक विशेष अधिकार मिले हुए हैं, इस कारण जातीय संस्तरण में उनका स्थान सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमशः अधिकार के आधार पर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों की स्थिति आती है। पर यह कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि हाँ, ये हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण व्यवस्था का हिस्सा हैं, न कि जाति व्यवस्था का। इस विवेचना के आधार पर अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि जाति मुख्यतः जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण और खंड विभाजन की एक गतिशील व्यवस्था है जो खाने पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास के संबंधों में के अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। इस संबंध में ये याद रखना चाहिए कि जाति व्यवस्था गतिशील है और इसके प्रतिबंध भी अंतिम नहीं है। जैसे धन या प्रतिष्ठा या सत्ता के आधार पर एक व्यक्ति अपनी जाति को भी बदल सकता है और बदलता भी है। ऐसे बहुत सारी फील्ड स्टडीज़ हैं जिनमें ये पता चलता है कि कास्ट जो है वो कास्ट मोबिलिटी पावर के साथ और इकोनॉमिक मोबिलिटी के साथ कास्ट मोबिलिटी भी आती है, और या संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया या पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भी जाति में परिवर्तन आ जाता है। तो कोई अंतिम जाति के संदर्भ में कोई अंतिम परिभाषा प्रस्तुत करना वास्तव में कठिन है, और हटन, दत्ता या घूर्ये आदि विद्वानों ने जाति की परिभाषा को देकर केवल उनकी प्रमुख विशेषताओं का ही उल्लेख करना अधिक उचित समझा। एन.के. दत्ता, इन्होंने जाति प्रथा की कुछ विशेषताएं बताई हैं कि जाति प्रथा की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। इनमें से 6 उन्होंने उल्लेखित करी हैं जो कि निम्नलिखित हैं कि एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते, एक्सोगेमी पर रोक लगाई जाती है। दूसरा, प्रत्येक जाति के में दूसरी जातियों के साथ खाने पीने के संबंध में कुछ न कुछ प्रतिबंध अवश्य होते हैं। अधिकतर जातियों के निश्चित पेशे होते हैं, जैसे अलग अलग माली जाति है उसका निश्चित पेशा है, नाई जाति है उसका निश्चित पेशा है। जातियों में उच्चता और निम्नता का संस्तरण है जिसमें ब्राह्मण जाति की स्थिति या कई जगह कई क्षेत्रों में क्षत्रियों की स्थिति उच्च पाई जाती है। यहाँ पे हमें याद रखना होगा डोमिनेंट कास्ट की जो अवधारणा है, कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियाँ डोमिनेंट होती हैं, प्रभु जातियाँ जो उस क्षेत्र की प्रभु जातियाँ मानी जाती हैं। आवश्यक नहीं है कि वो जातीय संस्तरण में ऊपर हो या नीचे हो, वो अपने सामाजिक आधार पर, सामाजिक, आर्थिक और सत्ता के आधार पर वो प्रमुख हो सकती हैं। 5वीं बात जो वो कहते हैं कि जन्म ही इस एक व्यक्ति की जाति को जीवन पर्यंत निश्चित करता है। केवल जाति के नियमों को तोड़ने पर उसे जाति से बहिष्कृत किया जा सकता है, नहीं तो वह जाति में दूसरी जाति एक जाति से दूसरी जाति में जाना संभव नहीं है। ये बहिष्कार का जो कार्य है ये हमें जाति पंचायतों और खाप पंचायतों के उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। संपूर्ण, और छठा जो उन्होंने बात करी है एन.के. दत्ता ने, वो कहते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा पर निर्भर है।
दत्ता का ये वर्णन जो है वो भारतीय जाति प्रथा को सामान्य विशेषताओं को प्रस्तुत करता है, परंतु दत्ता का ये कथन पूर्णतया सच नहीं है कि केवल जन्म ही एक व्यक्ति को जाति को आजन्म काल के लिए निश्चित करता है। वर्तमान के समय में एक व्यक्ति को अपनी जाति को बदलने में विशेष कठिनाई नहीं होती। उदाहरण के रूप में एक जाति से दूसरी जाति में धन, प्रतिष्ठा, सत्ता या अपरिचितता के आधार पर प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे उदाहरण भी हैं कि कभी कभी राजाओं ने भी कुछ व्यक्तियों को ऊंची जाति में रखा है। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में एक राजा ने शूद्र परिवार को ब्राह्मण बना दिया। इसी प्रकार नगरों में जनसंख्या की बहुलता और विविधता होती है और ऐसे समुदायों में अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते पहचानते। इस अवस्था में पूरा लाभ उठाकर कुछ लोग अपने को अपनी मूल जाति से उच्च जाति का सदस्य कहने लगते हैं। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति में ये कहना उचित नहीं होगा कि व्यक्ति अपनी जाति को बदल ही नहीं सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस प्रकार का परिवर्तन साधारणतया नहीं होता है और दत्ता का भी यही कहना है। डॉक्टर घुर्ये उन्होंने भी जाति व्यवस्था पे विस्तृत रूप से चर्चा करी और उन्होंने जाति प्रथा के संरचनात्मक और संस्थात्मक दोनों पक्षों को स्पष्ट करते हुए इन विशेषताओं को बताया, जो कि मैं अभी बताऊंगी। पहली कि ये समाज का खंडात्मक विभाजन है, यानी कि सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। भारतीय जाति प्रथा में हिंदू समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है और खंड के सदस्यों की स्थिति, पद, स्थान और कार्य भी सुनिश्चित है। इस प्रकार खंड विभाजन का तात्पर्य डॉक्टर घुर्ये के अनुसार ये है कि जाति प्रथा द्वारा आबद्ध समाज में सामुदायिक भावना सीमित होती है और समग्र समुदाय के प्रति न होकर एक जाति के सदस्यों का पहले अपनी जाति के प्रति नैतिक कर्तव्य बोध होता है। वे इन नैतिक नियमों या कर्तव्य बोध के द्वारा अपने पद और कार्य पर दृढ़ रहते हैं और यदि कोई इसको तोड़ता है तो उस पर जुर्माना होता है। कभी कभी उसे जाति से निकाल भी दिया जाता है। इसी अर्थ में जाति के सदस्यों में सामुदायिक भावना सीमित होती है। दूसरी बात जो GS घुर्ये कहते हैं वो है संस्तरण की, यानी कि हायरार्की। जाति प्रथा निर्धारित विभिन्न खंडों में ऊंच नीच का एक संस्तरण या चढ़ाव उतार होता है। उसमें परंपराओं के अनुसार प्रत्येक जाति का स्थान जन्म पर आधारित होता है। इस संस्तरण में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण की स्थिति होती है, इसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र का स्थान क्रमशः निम्न होता गया है। ये संस्तरण मुख्यतः जन्म पर आधारित होने के कारण बहुत कुछ स्थिर व दृढ़ हैं और इसी कारण साधारणतया इस संस्तरण में ऊंचे स्तर पर उठना संभव तो नहीं है, पर कठिन अवश्य ही है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, धन, प्रतिष्ठा, सत्ता और अपरिचितता के आधार पर नीचे की जाति के सदस्य ऊपर की जाति में जा सकते हैं। वास्तव में सबसे ऊपर की स्थिति वाले ब्राह्मण तथा सबसे नीचे की स्थिति वाले अछूत जातियों के बीच में जो अनेक जातियां हैं, ये जातीय संस्तरण में उनकी वास्तविक स्थिति को निश्चित करने की समस्या गंभीर है। प्रायः हम देखते हैं कि ये जातियां किसी न किसी ऊंची जाति से अपना संबंध जोड़कर उनकी सामाजिक स्थिति को बतलाती हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसा करना उनके लिए लाभदायक भी है, क्योंकि अपने से ऊंची जाति के संबंध जोड़कर अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने में सफल होने पर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। सामाजिक मर्यादा या प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है उसमें से उपरोक्त प्रयत्न भी एक है। अतः जातीय संस्तरण में विभिन्न जातियों की स्थिति वास्तव में अस्थिर कही जा सकती है। तीसरी बात, भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। ये GS घुर्ये ने बताया कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स,
जो कि सामान्यतया हम जाति प्रथा में देखते हैं कि जाति प्रथा के निषेधात्मक नियमों में भोजन संबंधी प्रतिबंध उल्लेखनीय है। प्रत्येक जाति को दूसरी जाति के हाथ का बना खाना खाने की आज्ञा नहीं है। जातीय नियमों में ये स्पष्ट होता है कि एक जाति के सदस्य किन जातियों के सदस्यों के हाथ का बना हुआ खाना खा सकते हैं और किन जातियों के सदस्यों के साथ बैठकर खा सकते हैं। ब्राह्मणों का हाथ का बना हुआ खाना दूसरी सभी जातियों का सदस्य खा लेते हैं। सबसे अधिक प्रतिबंध अछूतों के हाथ से बने हुए भोजन पर है। भोजन संबंधी प्रतिबंध भोजन के प्रकारों पर भी निर्भर है। इस दृष्टिकोण से भोजन की तीन श्रेणियों में बांटा जाता है: फलाहारी, पक्का और कच्चा। फलाहारी भोजन फल, दूध से बनी चीज़ें, पक्का भोजन में तेल या घी में तली हुई जैसे पूरी, कचौड़ी आदि, और कच्चे भोजन में पानी से उबाले हुए चावल, दाल तथा रोटियां हैं। ये पक्का खाना, कच्चा खाना और फलाहारी खाना, ये विभाजन जो है जातियों में पाया जाता है। किस जाति से हम कौन सा प्रकार का भोजन एक्सेप्ट करेंगे। प्रत्येक जाति में इस प्रकार के नियम हैं कि एक व्यक्ति से 3 प्रकार के भोजन किनके हाथों का बना खा सकते हैं। बंगाल, गुजरात, दक्षिण भारत में कच्चे और पक्के भोजन में कोई भी भेद नहीं माना जाता है। मांसाहारी भोजन शाकाहारी भोजन से नीचे समझा जाता है। मांसाहारी भोजन में भी ऊंचा नीचे का भेदभाव है, जैसे कि सुअर का गोश्त बकरे के गोश्त से नीचा माना जाता है क्योंकि सुअर गंदा खाना खाता है। मांसाहारी भोजन और निकृष्ट श्रेणी का मांसाहार भोजन करने वाली व्यक्तियों की स्थिति भारतीय समाज में नीची समझी जाती है। इसी प्रकार पानी पीने के संबंध में भी अनेक प्रकार के प्रतिबंध माने गए हैं। चौथा जो उन्होंने जीएस फूलिया ने बताया है कि विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार, civil and religious disabilities and privileges of different sections of the caste। जाति प्रथा की एक अन्य विशेषता छुआछूत के आधार पर विभिन्न जातियों को सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यता या विशेषाधिकार प्रदान करना है। इस संबंध में सबसे अधिक विशेषाधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त हैं और सबसे अधिक निर्योग्यताएं अछूतों के पास हैं। दक्षिण भारत में अछूतों की अवस्था वास्तव में बहुत ही दयनीय है। वे उच्च जाति के लोगों को छूना तो दूर रहा, उनको अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकते थे और ट्रैवनकोर, पूना आदि स्थानों में अनेक सड़कों पर अछूतों को चलने की आज्ञा नहीं थी। उसी प्रकार उनको न तो मंदिरों में प्रवेश का अधिकार था, न स्कूल में पढ़ने का और न ही कुओं और तालाबों से पानी भरने का, जिनको कि उच्च जाति के लोग व्यवहार में लाते थे। गाँवों में तो इस प्रकार के प्रतिबंध और भी कठोर होते हैं और अछूतों को किसी भी प्रकार का सामाजिक तथा धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। गाँवों में अछूतों की बस्ती को बाहर रहना पड़ता है। पांचवा जो वो विशेषता बताते हैं जीएस भूरिया ने, जो पांचवी विशेषता बताई है वो है पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशंस। प्रायः प्रत्येक जाति कुछ पेशों को अपना परंपरागत पेशा मानती है और उसे छोड़ना उचित नहीं समझा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित के काम को और चमार जूते बनाने के काम को ही करना ठीक समझते हैं। साधारणतया ऐसा ही होता है कि जाति प्रथा का नियम भी यही है। साथ ही साथ केवल जातियों का ही नहीं बल्कि उसके द्वारा किए जाने वाले पेशों में भी उच्चता और निम्नता पाई जाती है। जिस पेशे में एक व्यक्ति को अपवित्र वस्तुओं से संपर्क में आना होता है उन पेशों को नीचा माना जाता है। अपवित्र वस्तुओं में भी एक ऊंच नीच का संस्तरण है। मलमूत्र सबसे अधिक अपवित्र है। इसी प्रकार चमड़े का काम और गंदे कपड़े धोने का काम 2 पृथक श्रेणियों के व्यक्तियों का होता है। इसके विपरीत धर्म संबंधित समस्त कार्य परम पवित्र माने जाते हैं और यही कारण है कि इन कार्यों को करने वाले ब्राह्मण की स्थिति जातीय संस्तरण में सर्वमान्य रूप से सबसे
ऊपर है। इस प्रकार पेशों की उच्चता और निम्नता तथा उनके चुनाव के संबंध में जाति के कुछ निश्चित नियम होते हैं। फिर भी कुछ ऐसे पेशे हैं जो प्रत्येक जाति के सदस्य चुन सकते हैं, जैसे खेती, व्यापार, सेना, नौकरी आदि, जो न केवल जाति के व्यक्ति को दी जाती है, बल्कि व्यक्ति अन्य पेशों को चुनने के लिए सक्षम होता है। ये जो जी.एस. घुरे की परिभाषा है, इसमें छठा जो वो कहते हैं कि विवाह संबंधी प्रतिबंध, जो कि जाति में रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज भी पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति में विवाह संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। आगे चलकर हम जातियों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे और जाति और वर्ग को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे।